नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें आज की क्लास में हम जो है सात्विक गोरखनाथ को पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास जो इससे जस्ट पहले की जो क्लास हुई थी आपके, उसमें नाथ साहित्य से संबंधित आपके मत्स्येंद्र नाथ को हमने पढ़ा था और उससे पहले की जो क्लास थी आपकी, उसमें हमने नाथ साहित्य की विशेषताओं को देखा था। आज की क्लास में अपनी जो क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है गोरखनाथ के बारे में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो हम इनको बिल्कुल डीप से पढ़ने वाले हैं। रेगुलर मेरे साथ बने रहना, लास्ट तक बने रहना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए साथियों, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपको पता है कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, आप लोगों के कमेंट मुझे आते हैं कि मैम आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, और अगर आपको लगता है कि मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ, मेरा कंटेंट इतना अच्छा है, तो साथियों आपका भी थोड़ा बहुत तो फर्ज बनता है कि आप क्लास को शेयर कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ उनको बोल दिया करो कभी कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे मैडम जो है बहुत छोटा यूट्यूब इनका यूट्यूब चैनल है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। ताकि लोगों को लगे, आपको पता है आजकल के बच्चों की आदत कैसी होती है, अगर वो किसी वीडियो पर किसी का मान लो गलती से बाय मिस्टेक किसी के 50,000 व्यूज आ गए किसी वीडियो पे, तो भाई साहब सब उसी वीडियो को देखना पसंद करेंगे, ठीक है। भले कोई दूसरा जिसके 300 जो है व्यूज हो उस वीडियो पे, और कितना भी अच्छा कंटेंट हो, लेकिन वो स्टूडेंट क्या करेगा, उस वीडियो को देखना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर 300 व्यूज ही। अब उसको ये नहीं पता कि यार इसमें जो है हो सकता है छोटा यूट्यूब चैनल है तो थोड़ा कम वायरल हुआ होगा, लेकिन हो सकता है आपकी अगर साथ रहा आपका साथ रहा और आपकी दया से जो है साथियों, अगर मेरा आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, तो किसी दिन मैं भी एक बड़ी यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूबर बन जाऊंगी, ठीक है। तो चलो कोई ना, जैसी भी है आपकी मर्जी है। हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। और साथ ही फिर भी एक बार और करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को जो है शेयर जरूर किया करें, मेरी वीडियो को जो है शेयर किया करो, ठीक है। और जैसे ही वीडियो देखने आते हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दिया करिए। हम बात करते हैं गोरखनाथ की। और गोरखनाथ की जो हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले हम इनके समय की बात करते हैं। आपको पता है कि इनका समय क्या है। अलग अलग विद्वानों ने जो है साथियों गोरखनाथ के समय को अलग अलग माना था। कैसे? क्योंकि आपको पता है आलोचकों के मध्य हमेशा मतभेद रहते हैं कि कौन क्या मानते हैं, कौन क्या मानते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके सामने राहुल सांकरतैन जी, और ये आपके जो है साथियों गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं, 845 ईस्वी। क्या मानते हैं आपके राहुल सांकरतैन जी? आपके गोरखनाथ का समय जो है साथियों 845 ईस्वी मानते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो ये भी सबको पता है कि अपने जो है अपनी दाल तो सब जो है दलने चाहते हैं कि साथियों, आपको पता क्या होते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत होती है कि सब खुद की दाल दलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी अब कि हाँ भाई ठीक है, हम भी ये कहना चाहते हैं, हम भी वो कहना चाहते हैं। सबकी जो है अपने को सबके अनुसार पढ़ना है, लेकिन जो आपका सर्वमान्य मत है वो क्या माना गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है साथियों, इनके अनुसार आपके जो है गोरखनाथ का समय क्या माना जाता है, आपके 9वीं शताब्दी। अगर वही हम बात करते हैं पीताम्बर दत्त भड़तवाल के अनुसार, इन्होंने अपना समय क्या माना था साथियों, तो ये मानते हैं 11वीं शताब्दी। क्या मानते हैं? 11वीं शताब्दी। और अगर वही हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन दोनों के अनुसार अगर हम समय की बात करते हैं साथियों, तो 13वीं शताब्दी माना जाता है। और यही आपका जो है साथियों सर्वमान्य मत माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो कोई ना, है ना, शायद मैं आपके आगे आ रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, हमने बात की थी आपके गोरखनाथ के समय की, और समय किसके अनुसार माना था हमने, सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी। वहीं हमने बात की थी साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 9वीं शताब्दी, पीताम्बर दत्त बड़तवाल आपके मानते हैं 11वीं शताब्दी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा साथियों आपके गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं, 13वीं शताब्दी। और यही आपका जो क्या है साथियों सर्वमान्य मत माना जाता है। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली इस प्रकार पूछा जाए कि गोरखनाथ का समय है, तो आपको बताना है 13वीं शताब्दी। और अगर आपको किसी आलोचक का नाम देकर या फिर किसी विद्वान का नाम देकर पूछा जाए कि आपके निम्न में से गोरखनाथ का समय है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार या फिर आपके जो है राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार, तो आपको क्या बताना है, 9वीं शताब्दी या फिर आपके 845 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं गोरखनाथ के संबंध में। इनका स्थान, जन्म स्थान जो है साथियों कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म स्थान है साथियों कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र, इन्होंने कहाँ रहकर जो है साथियों कार्य किया था, तो गोरखपुर आपके जो कहाँ पड़ता है यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में आपका गोरखपुर है, वहां इन्होंने अपना कार्य किया था, ठीक है। जाति इनकी कौन सी है, ब्राह्मण है, बाई कास्ट जो है आपके ब्राह्मण थे, ठीक है। गुरु, इनके गुरु कौन है साथियों, मत्स्येंद्र नाथ। और बिल्कुल मोस्ट है साथियों, गोरखनाथ के गुरु तो बिल्कुल पूछे जाते हैं।
यहाँ से प्रश्न आ चुका है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ चुके हैं पहले आपको बता देती हूँ, ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये आपके पहले एग्जाम में पूछा गया है, समय पूछा गया था गोरखनाथ का। उसके बाद आपके अगर इनके गुरु कौन सा आते हो तो मत्स्येंद्र नाथ, बिल्कुल ये एग्जाम में आपको पूछा गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है साथियों। अगर हम बात करते हैं रचनाओं को लेकर बहुत बड़ा मतभेद है इसमें भी, कि इनकी जो साथियों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 40 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। कितनी? इनकी 40 रचनाएं जो है साथियों आपके प्रामाणिक मानी जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं तो मिस्र बंधुओं ने 10 रचनाएं प्रामाणिक मानी थी। ठीक है, कुल कितनी मानी जाती है? 40। और अगर हम बात करते हैं मिस्र बंधुओं ने जो है कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी थी, तो आपके 10 रचनाएं मिस्र बंधुओं ने प्रामाणिक मानी थी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जो है साथियों आपके इनकी 14 रचनाएं, कभी कभी आपको हो सकता है एग्जाम में, कभी बाई दफा आपको किसी बुक में एग्जाम में तो 14 ही आएगी, लेकिन किसी बुक में आपको 13 भी देखने को मिलती है। तो कहीं कहीं आपको 13 देखने को मिलती है, तो साथियों इनकी 13 या 14 रचनाएं जो है प्रामाणिक मानी है। किसने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनकी जो है 14 रचनाएं प्रामाणिक मानी है। ठीक है, और किसी बुक के अनुसार अगर मैं कह सकती हूँ तो आपके कहीं हो सकता है आपको 13 भी देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं इनका उल्लेख जो है साथियों, इनकी ये 14 रचनाएं रचनाएं जो है साथियों, इनका उल्लेख और इनका संपादन जो है, इसका संपादन 1942 ईस्वी में गोरख बानी के नाम से जानी जाती है। इसका संपादन किस नाम से साथियों? 1942 ईस्वी में आपके गोरख बानी के नाम से जानी जाती है। कौन सी? इनकी रचनाएं। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आपका जो है साथियों डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, एक आपके जो है नोट लगा के मैंने बिल्कुल अच्छे से शो किया है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है साथियों गोरख बानी का संपादन, इनका समय क्या माना था साथियों? 1930 ईस्वी माना था। किसने? आपके डॉक्टर बच्चन सिंह जो है साथियों गोरख बानी का संपादन क्या मानते हैं? 1930 ईस्वी। और वहीं आपके अगर हम बात करते हैं पीताम्बर दत्त बड़तवाल की, तो ये आपके जो है इसका संपादन कब मानते हैं गोरख बानी का? तो 1942 ईस्वी। दोनों ही मतभेद है और दोनों ही आपके सामने मैंने क्लियर कर दिए हैं, दोनों ही आपको दोनों प्रकार से ही याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। और साथियों भविष्य में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर जो है बिल्कुल आप मुझे मैसेज करना, हर चीज़ में हेल्प करूंगी। हर बात का मतलब कि ऐसा नहीं कि कल ना आपको कोई लड़ाई दंगा हो जाए तो उसमें मुझे फ़ोन कर दो कि मैम मेरे यहाँ लड़ाई हो गई आप आ जाओ, है ना। ऐसा नहीं करना। आपको अगर कभी किसी बुक से संबंधित या फिर आपको कोई नोट्स से संबंधित या फिर आपको किसी पर्सन से लेकर कभी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप बेझिझक एक कमेंट करना। आपको मैं बता दूंगी कि आपको अगर आपका जो है क्वेश्चन अच्छा रहा तो मैं आपको बता दूंगी किस प्रकार आप मेरे से जो है कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी किसी लड़की को भी मैं यही कहती हूँ, कभी किसी लड़की को किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी है। बिल्कुल अपने को पढ़ना अच्छे से है, बिल्कुल डीप पढ़वा रही हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ से नोट्स बना सकती हो, हर एक लड़की अपना लड़का बिल्कुल नोट्स बना के यहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और अपना हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल यहाँ साथियों में यूट्यूब पे फ्री करवाने जो है फ्री करवा रही हूँ, और कोई अपना जो है पेड चार्ज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर साथियों कोई आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा हो तो जो है मैंने मेरी तरफ से एक जो है आपके व्याख्या सहित जो है आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है ना आपका, जो ओल्ड 5 साल के पुराने पेपर, वो मैंने निकाली थी। उनकी बुक जो है साथियों अगर किसी को चाहिए तो वो बिल्कुल मैसेज करके बताना। ठीक है, व्याख्या सहित बिल्कुल साथियों आप बिल्कुल मुझे एक बार जो है कमेंट करके बताना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार साथियों उनकी 14 रचनाएं जो हैं उनकी अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो सर्वप्रथम प्रथम पता 40 रचनाओं का चलता है, जिनमें से पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 14 रचनाओं की खोज की थी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये कि सबसे पहले जो है साथियों पीताम्बर दत्त बड़तवाल को जो है 40 रचनाओं का पता चलता है, लेकिन उन्होंने जो क्या किया था उसमें से मात्र आपके कितनी 49 14 रचनाएं जो है उन्होंने 14 रचनाओं की खोज की थी उसमें से। ठीक है, और वो 14 रचनाएं कौन कौन सी आपके सामने अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपके सामने शब्दी बिल्कुल मोस्ट है, शब्दी बिल्कुल मोस्ट है, इसको मोस्ट लगा लेना, पहले पूछी गई थी एग्जाम में, और ये इनकी सबसे प्रामाणिक रचना भी मानी जाती है। तो गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी हो गई साथियों? शब्दी, और बिल्कुल मोस्ट है, ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, एक रचना है इनकी पद, एक रचना है इनकी प्राण संकली, एक रचना कौन सी साथियों? शिष्या दर्शन। दर्शन बिल्कुल आपके सामने इसी प्रकार से लिखा गया था इनकी रचना में, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या मानना है साथियों? यही सही मानना है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं मानना है ना इसमें, क्योंकि इसी प्रकार से इन्होंने लिखा था रचना का जो है, इन्होंने इसी प्रकार से रचना लिखी थी। एक रचना है साथियों नरवे बोध, एक रचना है इनकी अभय मात्रा जोग, एक रचना कौन सी इनकी सातवीं जो है आत्मबोध, एक रचना है साथियों इनकी 15 तिथि। और रचना की अगर हम बात करते हैं तो सप्तवार हो गई, पंच मात्रा हो गई, मच्छेंद्र गोरख बोध हो गई, रोमावली हो
हो गई, ज्ञान चौतीसा हो गई और आपके ज्ञान तिलक हो गई। ये बिल्कुल इनकी मोस्ट रचनाएं हैं साथियों। आपको पता कि ये रचनाएं मोस्ट है तो आपको यहाँ से प्रश्न आने का संभावना जो है बिल्कुल ज्यादा है। तो आपको इनकी ये 14 रचनाएं साथियों एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सी? शब्दी हो गई, एक रचना इनकी शब्दी है जो कि इनकी सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। एक रचना है इनकी पद हो गई, प्राण संकली हो गई, शिक्षा दर्शन हो गई, नरवे बोध हो गई। ठीक है, मेरे पीछे की दिख रही क्या? नरवे बोध हो गई। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अभय मात्रा जोग हो गई, आत्मबोध हो गई, 15 तिथि, सप्तवार, पंच मात्रा, और अगर हम बात करते हैं मच्छेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान चौतीसा और आपके ज्ञान तिलक, ये इनकी 14 प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी साथी बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। और अगर इसके बाद आगे हम बात करते हैं गोरखनाथ की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, इनकी भी हम बात कर लेते हैं कि इनकी और अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनको पढ़ने से पहले साथियों एक बार फटाफट से वापस शुरू से रिपीट कर लो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आपके गोरखनाथ के जो है साथियों समय की बात की थी, और समय आपको सबसे पहले ध्यान रखना है मोस्ट आपके लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आपके रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका समय क्या माना जाता है, आपके 13वीं शताब्दी, और यही आपका क्या है साथियों सर्वमान्य मत माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं इनका जन्म स्थान कांगड़ा, कार्यक्षेत्र आपके गोरखपुर रहा था, जाति ब्राह्मण रहे थे, गुरु मतेश्वर नाथ रहे थे, और इनके प्रमुख जो है साथियों 40 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें से आपके मिस्र बंधुओं ने 10 प्रामाणिक मानी थी। और अगर हम बात करते हैं पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने जो है साथियों इनकी 14 रचनाएं प्रामाणिक मानी थी। ठीक है, और इन रचनाओं का जो है साथियों संपादन किस नाम से करवाया था? गोरखबानी के नाम से। कब करवाया था? 1942 ईस्वी में। वहीं अगर हम बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जो है साथियों गोरखबानी के नाम से इसका संपादन जो हुआ था साथियों, उसका प्रकाशन वर्ष कितना मानते हैं? तो वो मानते हैं इसका संपादन वर्ष 1930 ईस्वी। ठीक है, आगे हमने बात की थी आपके पीताम्बर दत्त बर्दवाल के अनुसार इनकी 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी साथियों शब्दी हो गई, पद हो गई, प्राण संकली, शिक्षा दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, पंचमात्रा, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान चौतीसा, ज्ञान तिलक। ठीक है, ये इनकी क्या है साथियों प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है साथियों, इनकी अन्य रचना की बात करते हैं हम। सबसे पहली रचना है इनकी कौन सी? गोरख गणेश गोष्ठी। कौन सी है? गोरख गणेश गोष्ठी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं। दत्त गोरख संवाद एक रचना है इनकी, महादेव गोरख संवाद, और रचना कौन सी है साथी इनकी? गोरखनाथ की बानी, योगेश्वरी साकी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो और रचना कौन सी है? गोरख सार हो गई, ज्ञानामृत योग हो गई, योग चिंतामणि हो गई, और योग बीज, और आपके महेंद्र गोरख बोध। ठीक है, ये आपके जो है साथियों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इसमें मोस्ट कौन कौन सी अगर हम इनकी बात करते हैं, ऊपर वाली जो 14 थी साथियों आपको 14 की 14 याद होनी चाहिए। अगर फिर भी आप इसमें मोस्ट लगाना चाहो तो आपके जो है साथियों लगभग इसमें सारी मोस्ट है, आपको ऊपर की जो 14 रचनाएं हैं साथियों वो तो सारी याद होनी चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, इसके बाद अन्य रचना अगर आपकी मैं बात करती हूँ, अन्य रचना कौन कौन सी आपको याद रखनी है। एक तो ज्ञानामृत योग, ठीक है ये मोस्ट है थोड़ी। एक योग चिंतामणि आपको ध्यान रखनी है ना। और आपकी अगर हम बात करते साथियों तो योग बीज ये भी थोड़ी मोस्ट है। ठीक है, बाकी तो जो है आपको शायद नाम देख के लग जाएगा कि ये जो आपके गोरखनाथ की रचनाएं हैं। रचनाएं कौन कौन सी है? गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की बानी, योगेश्वरी शाकी, गोरख सार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज, आपके महेंद्र गोरख बोध। ठीक है, ये इनकी क्या साथियों प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। आगे हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है साथियों, इन्हें भी जो है इन्होंने भी जो है साथियों गोरखनाथ की रचनाएं ना मानकर उनको शिष्य द्वारा रचित रचनाएं मानते हैं। यानी कि आपके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है साथियों, इन्होंने क्या किया था कि ये रचनाएं जो इनकी है इन्होंने इनके जो है गोरखनाथ के द्वारा रचित न मानकर किसके द्वारा रचित मानी थी? इनकी शिष्या जो है शिष्य जो है इनके उनके द्वारा रचित मानी थी। ठीक है, ये भी आपको जो है बिल्कुल फैक्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है। चले आगे इसके बाद साथियों मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अगर आप वीडियो में अब तक मेरे साथ रेगुलर बने हो, लगभग जो है आपके 15 मिनट की क्लास हो चुकी है। ठीक है, अगर आप अभी भी मेरे साथ रेगुलर बने हो, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो आपको अब तो मेरी क्लास शेयर करनी होगी। और आपके कितने सारे फंक्शन हैं आजकल, तो व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, और इंस्टाग्राम पे आप लिंक्स लगा सकते हो, आप जो है आपके फेसबुक पे लिंक लगा सकते हो, आप जहाँ चाहो वहाँ मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हो। और जितना हो सके साथियों आप ही के हाथ में कि मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं तो आपको पता है कि
मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए यूट्यूब से, ना मुझे कोई पैसा आता है, ठीक है, ना मुझे कोई पैसा आता, कुछ भी नहीं आता है। मेरे पास थोड़ा कुछ अच्छा है और मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आपके सामने जो है आपके सामने लाना चाहती हूँ। और उस ज्ञान को अगर मैं आपके सामने ला रही हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा आपकी जो है साथियों रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी उसको थोड़ा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट साथियों, ऐसा लगता है कि बच्चों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। और हालांकि कंटेंट अच्छा होगा ही, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत जो की आप लोगों के लिए कितनी। आपको पता है कि जब कोई इंसान नोट्स बनाता है ना, इन नोट्स है ना, ठीक है ना, तब वो चार चार किताबों को उसके सामने रखकर जब वो नोट्स कलेक्ट करता है ना, तो उसकी पूरे दिन की हालत ऐसे हो जाती है कि यार इतना जो है कंटेंट, पहले बुक्स को पढ़ना, उसमें क्या लिखा हुआ, उस बुक में क्या लिखा हुआ है, रामचंद्र शुक्ल की बुक में क्या है। हालांकि जो मेरे नोट्स है साथियों, वो रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है उसको ज़्यादा प्रमाणिक मानते हुए हाँ, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने रामचंद्र शुक्ल जी की बुक पढ़ी होगी तो, है ना। चले आगे। अपनी तैयारी को बिल्कुल रेगुलर रखना, छोड़ना नहीं है। आगे हम बात करते हैं गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं कौन कौन सी है। अब इनकी रचनाएं साथियों जो कुछ संस्कृत भाषा में रचित भी है, वो कौन कौन सी है। एक तो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, एक रचना है इनकी विवेक मार्तंड, बिल्कुल मोस्ट है साथियों, एग्जाम में पहले पूछी गई है, काफी बार पूछी गई है, तो फिर से आपको ध्यान रखना कौन सी, विवेक मार्तंड, ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, विराट, या फिर आपके कहीं कहीं हो सकता है बुक्स में आपको विराट भी मिल जाता है, ठीक है साथियों, विराट पुराण, ठीक है। विराट पुराण, गोरक्ष शतक, बिल्कुल ये मोस्ट है साथियों, ये पहले गोरक्ष शतक जो है बिल्कुल मोस्ट है, ये पहले पूछी गई है ना, तो आपको फिर से एग्जाम की दृष्टि से ये भी ध्यान रखना है। कौन सी, गोरक्ष शतक, ये भी बिल्कुल आपके मोस्ट है। योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि, ठीक है, ये इनकी कौन सी है साथियों, संस्कृत भाषा में रचित प्रमुख रचनाएं हैं, किसकी, गोरखनाथ जी की, है ना। बिल्कुल आपकी कौन कौन सी है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो गई, मेरे पीछे की नहीं दिखी, चलो कोई ना, मैं साइड में रहती हूँ। सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो गई, विवेक मार्तंड हो गई, शक्ति संगम तंत्र हो गई, निरंजन पुराण हो गई, और अगर हम बात करते हैं विराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति और आपके योग चिंतामणि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों इनकी रचनाओं के संबंध में कुछ विषय वर्णन विषय हैं जो देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में साथियों गुरु की महिमा है, इंद्रिय निग्रह है, प्राण साधना है, शून्य समाधि है, वैराग्य है, नीति साधना है, योग साधना और आपके निवृत्ति मार्ग, ठीक है। ये कुछ फैक्ट है जो आपको बिल्कुल डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गोरखनाथ के संबंध में विद्वानों के मत, ठीक है। अब इनके क्या मत रहने वाले हैं, उन किसने क्या कहा था साथियों, वो भी हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल एक बार जो है आप जल्दी से इनकी रचनाएं जो है उनको जो है आपको रिवीजन करना, ठीक है। यहाँ से एक बार आपस जो है आप रिवीजन कर लो, ताकि अगर 4 बार रिवीजन करने से आते कभी ना, ऐसा नहीं कि एक जो मैम जो है 2-3 बार रिपीट करवा रही है, रिपीट करवाने से साथियों मात्र और मात्र आपका बेनिफिट है, उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो 4 बार और बोलना पड़ रहा है, मेरे को तो और जोर आना चाहिए, लेकिन नहीं आता, क्यों, इंसान अगर कोई चीज कई बार से सुनता है ना तो उसको एक ही बार में याद हो जाती है। अगर कोई इंसान बाहर से कुछ देखता है ना उसको याद हो गई, ठीक है, कितनी 50%, और वो कहीं देखता है अगर उसको दोबारा सुन रहा है तो कितने परसेंट याद होती है उसको, 60%, ठीक है। और अगर उस तीसरी बार सुन रहा है तो 70%, चौथी बार सुन रहा है अगर उसको पढ़ रहा है तो 70-80% उसको याद हो जाती है। फिर वो अगर एग्जाम में उसको एकदम से उसको कोई प्रश्न दिखे ना तो 100% प्रश्न को सही करके आएगा, क्यों, क्योंकि उसके माइंड में बैठ चुकी है, कितनी बार सुन लिया उस इंसान ने। मैं आपको यही कहती हूँ कि क्लास को अच्छे से धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है, 2 की स्पीड की और सुन लेते हैं, ठीक है। अब 2 की स्पीड में बोले उनको कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है, हाँ उनको अक्षर दिख रहा है तो आवाज आ रही है कानों में, बस अक्षर दिख रहा है, वो उस अक्षर पे ध्यान देता है, ऐसा नहीं कि भाई क्या बोल रही मैडम उसके सुन ले, ठीक है। 2 की स्पीड में देखना बहुत ही गलत है बेटा आपकी, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल हाँ, ठीक है, आप 1.25 से पर जो आप 1.5 की स्पीड में देख सकते हो, लेकिन 2 की स्पीड में कभी क्लास मत देखा करो, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे से समझ के, ऐसा तो नहीं कि फॉर्मेलिटी करनी है, जिंदगी की फॉर्मेलिटी काटनी, फॉर्मेलिटी करोगे तो जिंदगी फॉर्मेलिटी ही बन के रह जाएगी, ठीक है। हम बात कर रहे थे आपके सामने साथियों, सबसे पहले प्रमुख रचना इनकी कौन सी थी, तो आपके कितनी थी, 40 थी जो कि प्रमाणिक मानी जाती हैं। उसके बाद हमने बात की थी मिश्र बंधुओं ने इनके 10 प्रमाणिक रचना मानी थी, और आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल है, इन्होंने इनकी 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी थी, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी जो इनकी रचनाएं थी 14, इसका संपादन जो है साथियों गोरखबानी के नाम से किया जाता है, और कब किया था संपादन इसका, 1942 ईस्वी में। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है साथियों इसका संपादन कब मानते हैं, 1930 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद आगे हमने बात करी इनकी प्रमुख रचनाएं 14 कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं। एक रचना है साथियों शब्दी है, जो कि इनकी सबसे प्रमाणिक रचना मानी जाती है। एक है इनके पद, प्राण संकली, शिष्य दर्शन, नर्वबोध, अभय मात्रा, जोग,
आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, पंचमात्रा, मच्छेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान ज्योतिष और ज्ञान तिलक, ये इनकी प्रमुख कौन सी है 14 रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि अन्य रचनाएं और कौन कौन सी हैं। तो अन्य कौन कौन सी है साथियों, गोरख गणेश गोष्ठी हो गई, दत्त गोरख संवाद हो गई, महादेव गोरख संवाद हो गई, गोरखनाथ की बानी हो गई, योगेश्वरी शाकी हो गई, गोरख सार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज, महेंद्र गोरख बोध। ठीक है, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं इनके संस्कृत में रचित जो है साथियों रचनाएं कौन सी है। ठीक है, संस्कृत में रचित प्रमुख रचनाएं जो साथी बिल्कुल मोस्ट आपके थोड़ी सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंड, बिल्कुल साथी ये काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको ये तो टिक लगा लेने हैं। ठीक है, और उनके वो 14 रचनाएं जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, 14 प्रमाणिक रचनाएं, वो भी बिल्कुल वेरी मोस्ट है, उनको भी आपको 14 की 14 आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक है शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, या फिर आपके विराट पुराण में आपको एग्जाम में सॉरी कुछ बुक्स है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। गोरख शतक हो गई, योग सिद्धांत पद्धति हो गई, और एक कौन सी आपके योग चिंतामणि, ये इनकी प्रमुख क्या हो गई साथियों रचनाएं हो गई। रचनाओं का वर्ण विषय हमने देखा ही था, गुरु की महिमा है, इनकी रचनाओं में इंद्रिय निग्रह है, प्राण साधना है, शून्य समाधि है, वैराग्य है, नीति साधना, योग साधना और निवृत्ति मार्ग। ठीक है, ये इनका रचनाओं का साथियों प्रमुख वर्ण विषय हैं। अब हम बात करते हैं गोरखनाथ के संबंध में विद्वानों के मत क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग भी जो है थोड़ा रेस्ट कर लो, है ना। चलें आगे। बिल्कुल साथियों, वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को शेयर जरूर किया करो, है ना। हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस आलोचक ने जो साथियों क्या मत दिए थे। साथ ही एक चीज आपने देखी होगी कि मेरी वीडियो जो क्लास है उसमें कभी ना तो कोई हंसी मजाक होती है। मैं जो कहती हूँ कभी कभार जो आपको मोटिवेशन करने के लिए कुछ बातें बोल देती हूँ, हो सकता है आपको बुरी लगे, तो मुझे वो भी बता देना, मैं आपको कभी नहीं कहूंगी। ठीक है, बाकी मेरी क्लास में ना तो कभी कोई चुटकले, ना तो मुझे देखो सच कहती हूँ, ना मुझे कोई लव स्टोरी आती है, ना मुझे कोई चुटकले आते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुझे सिर्फ इतना आता है कि मेरे को हिंदी पढ़ी है और हिंदी को पढ़ा है, और आगे कैसे पढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है, और किस प्रकार से मुझे मेरा लक्ष्य हासिल करना है, जो मैंने सोचा था जिंदगी में। छोटे मोटे लक्ष्य नहीं, मुझे वो लक्ष्य चीज आती हो जो जिंदगी में एक बार सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी क्लास हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन कोई बात नहीं। हम बात करते हैं सबसे पहले आपके तुलसीदास के अनुसार साथियों, इन्होंने जो है साथियों आप गोरखनाथ के संबंध में क्या मत दिया था। ठीक है, ये कहते हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, और आपको पता है साथियों ये तो इनकी वेरी मोस्ट पंक्ति है। ये साथियों ये पंक्ति इनकी इतनी बार पूछी गई थी। मैंने अभी एक कब पेपर हुआ था, एक पेपर हुआ था आपके ईएमआरएस का पेपर हुआ था, अभी शायद हाल ही 2021-22 में हुआ होगा। ठीक है, तब एक मेरी फ्रेंड फ्रेंड तो क्या थी, हालांकि मेरे से तो चलो ठीक है, मैं मतलब जानने वाली थी। ठीक है, तो वो पेपर दे के आई थी, और उसने मुझे कहा था कि यार ये पेपर मैं दे के आई हूँ, और मेरा प्रश्न, और उसने क्या किया था यहाँ पे गोरख जगायो जो भक्ति बगायो भोग लोग। ठीक है, याद नहीं था और उसने गोरखनाथ लगा दिया, और फर्स्ट ऑप्शन में उसके गोरखनाथ ही था वहां पे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में तुलसीदास था, तो उसको लगा अब गोरखनाथ की होगी, और उसने क्या किया गोरखनाथ लगा दिया। लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करनी है। आपको ये पंक्ति किसकी है साथियों, आपके तुलसीदास जी की है, बिल्कुल मोस्ट है, काफी बार पूछी गई थी एग्जाम में, तो आपको भी ये एग्जाम की दृष्टि से फिर से ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, आपके किसकी पंक्ति है साथियों, तुलसीदास जी की है, और एक कवितावली के उत्तरकांड से ली गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर बारहपंथी शाखा की स्थापना की थी। बिल्कुल बारहपंथी शाखा साथियों मोस्ट प्रश्न पूछा गया था पहले, कि आपके जो है साथियों गोरखनाथ इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर बारहपंथी शाखा की स्थापना की थी। और एक कथन किसने कहा था साथियों, आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। और इनकी बारहपंथी पंथी जो शाखा थे साथियों, इसमें कौन कौन थे वो बारहपंथी शाखा वाले जो कवि थे, वो आपके संत नाती थे, धर्म नाती थे, रामपंत थे, आपके नटेश्वरी थे, कोपिलानी थे, कपिलानी। ठीक है, वैराग्य थे, मान नाती, आदु पंथ, पागल पंथ, कन्नड़, गंगा नाती और धनंजय। इस प्रकार के जो है साथी इसमें बारहपंथी शाखा में आपके शामिल थे। कौन कौन सी शाखा है आपके, संत नाती हो गई, धर्म नाती हो गई, रामपंथ हो गई, और आपके नटेश्वरी हो गई, कपिलानी हो गई, वैराग्य हो गई, मान नाती। ठीक है, मेरे पीछे का दिख रहा है क्या, मान नाती। ठीक है, ये अब दिखेगा। हम बात कर रहे थे गोरखनाथ ने साथियों
योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर बारहपंथी शाखा की स्थापना की थी, बिल्कुल मोस्ट ठीक है। और इनकी बारहपंथी शाखा में कौन कौन सी शाखाएं आती है उसकी अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपके संत नाती, ठीक है। दूसरी कौन सी है साथियों, धर्मनाती। तीसरी है आपके रामपंथ। चौथी है नटेश्वरी। पांचवी आपके कपिलानी। छठी कौन सी है, वैराग्य। सातवीं है साथ आपके माननाती। आठवीं आपके आदुपंथ। नवीं है आपके कौन सी, कन्नड़। दसवीं है सॉरी नवीं आपके पागलपंथ। 10वीं कन्नड़। 11वीं आपके गंगानाती। और 12वीं कौन सी है, दजपंथ, ठीक है, दजपंथ। ये इनकी जो है सातवें प्रमुख 12 शाखाएं हो गई। और ये किसके अनुसार है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है। आगे हम बात करते हैं नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं साथियों इनके संबंध में, कि गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि है जिनका संत साहित्य ऋणी है। ये किसने कहा था साथियों, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। क्या कहा था इन्होंने, कि गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि है जिनका संत साहित्य ऋणी है, ठीक है। ये भी बिल्कुल मोस्ट कथन है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं एक कथन साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और ये गोरखनाथ के संबंध में क्या कहते हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं, कि गोरखनाथ की हठ योग साधना। आपको पता है कि हठ योग साधना जिसमें आपके है पिंगला का प्रतीक, और आपके सॉरी है आपके क्रीड़ा का प्रतीक, और आपके है जो किसका है, पिंगला का प्रतीक है। चले आगे। तो आपके गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपास के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद, घर के भीतर ही ईश्वर, ठीक है। आपके जो बहुदेववाद और घर छोड़कर ईश्वरवाद, यानी आपके घर के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ये किसने कहा था, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। क्या कहा था इन्होंने, कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपास ईश्वरोपास के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था, ठीक है। और ये किसके अनुसार कथन था साथियों, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है, और बिल्कुल मोस्ट है, ये आपके पहले पूछा गया कथन था, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं एक कथन है साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद, बिल्कुल ये पहले पूछा गया था मोस्ट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से आपके पहले पूछा गया है, मतलब फिर कभी किसी भी एग्जाम में आ सकता है ना। तो ये कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। और ये किसने कहा था साथियों, ये कहने वाले हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने क्या कहा था, कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। और ये किसने कहा था साथियों, आपके ये कथन आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वेरी मोस्ट है, ठीक है। मेरे कहने से मोस्ट लगा लेना इसको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इनकी अगर हम बात करते हैं, ये क्या कहते हैं साथियों गोरखनाथ के संबंध में, ये कहते हैं कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया है वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उसमें जहां एक और ईश्वरवादी की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वही दूसरी और विकृत करने वाले समस्त परंपरागत रूढ़ियों का आघात किया गया था, ठीक है। ये किसने कहा था साथियों, रामकुमार वर्मा ने कहा था। क्या कहा था इन्होंने गोरखनाथ के संबंध में, कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया है वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उसमें जहां एक और ईश्वरवादी की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर आघात किया गया है, ठीक है। और ये कथन किसका था साथियों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन था, ठीक है। ये भी थोड़ा मोस्ट है, इससे ज्यादा मोस्ट साथियों आपके ये वेरी मोस्ट है, ये वाला ये पहले पूछा गया था, ठीक है। आगे एक कथन है साथियों बाबू गुलाब राय जी का, ठीक है। ये क्या कहते हैं, कि गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामाचारी भोग प्रदान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया, ठीक है। और ये कथन किसका साथियों, बाबू गुलाब राय का है। इन्होंने क्या कहा था, कि गोरखनाथ जो है साथियों प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामाचारी भोग प्रदान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग पर आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया था। और कहने वाले कौन थे साथियों, आपके बाबू गुलाब राय ने कहा था, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं एक कथन है आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कथन है, बिल्कुल मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है ये भी, ठीक है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। क्या कहा था आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, और साथ ही ये कथन भी जो है आपके बिल्कुल वेरी मोस्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, गोरखनाथ के संबंध में महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या रहने वाली हैं। विशेषता देखने से पहले साथियों एक बार आप फिर से कथन को जो है बिल्कुल रिपीट कर लो। आपको पता है कि साथियों कथन आपके वेरी मोस्ट है। साथियों कथन के बारे में कह सकते हो 100%, अगर आपका कथन का प्रश्न आएगा तो इनमें से ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपके गोरख जगाए जोग भक्ति बगाए लोग किसके हैं साथियों, पंक्ति आपके तुलसीदास जी की है। और 12पंथी शाखा, आपको 12पंथी शाखा को जो है याद रखना किस प्रकार से साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका जो है चलो ठीक है ना। हाँ, 12पंथी शाखा के जो है साथी निर्माण किसने किया था, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके आगे हम बात करते हैं कि गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि है। किसने कहा था, आपके नाथ कवि है जिनका संत साहित्य ऋणी है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। ठीक है, इनका कथन है, एक कथन था आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने कहा था कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपास के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। और एक कथन किसका था साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। ठीक है, इसके बाद आगे हमने बात की थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बिल्कुल वेरी मोस्ट कथन था, और वो था कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्गी था। और ये कथन किसका था साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन था। ठीक है, आगे हमने बात की थी राम कुमार वर्मा का कथन है साथियों कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ। उसमें जहां एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर आघात किया गया। एक कथन था बाबू गुलाब राय का, वेरी मोस्ट है साथियों, मोस्ट लगा लेना इसको तो, कि गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामाचारी भोग प्रदान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। ठीक है, और कथन किसका था, बाबू गुलाब राय का। वेरी मोस्ट कथन आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, यहाँ तक हो गई हमने जो है परी कथनों से संबंधित बातें। अब हम बात करते हैं साथियों गोरखनाथ के संबंध में महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी रहने वाली है। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि गोरखनाथ के जो है साथी बिल्कुल डीप कंटेंट पढ़ने के लिए थोड़ा जो है आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी। इतना डीप कंटेंट आप कहीं ढूंढना यूट्यूब पे, गारंटी की कोई पढ़ा रहा हो यूट्यूब पे। ठीक है ना, तो बिल्कुल सब्र का फल मीठा होता है ना, उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि अगर डीप कंटेंट पढ़ना है तो फल तो कुछ अच्छा ही होगा, है ना। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन, आपके गोरखनाथ है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है साथियों, आपके गोरखनाथ ही है। कौन, गोरखनाथ ही माने जाते हैं। ठीक है, योग मार्ग षट चक्रों वाले योग मार्ग प्रवर्तक कौन, आपके साथियों गोरखनाथ है। ठीक है, हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक भी कौन है साथियों, गोरखनाथ ही कहलाते हैं। ठीक है, किसके, हठ योग साधना प्रवर्ती के हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक। ठीक है, और योग मार्ग आपके जो है साथियों कौन, गोरखनाथ ही कहलाते हैं। नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। किसको, गोरखनाथ को, बिल्कुल मोस्ट है साथियों। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि नाथ पंथ में किसको भगवान शिव के शिव का अवतार माना जाता है, तो आपके गोरखनाथ को शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया था। किसे, आपके गोरखनाथ को जो है साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने जो है आपके गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया था। एक विशेषता है इनकी, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना है। किसने, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ के शिष्य की परंपरा में माना। यानी कि एक जो महाराष्ट्र के संत कवि थे ज्ञानदेव, उन्होंने खुद को स्वयं को जो है गोरखनाथ का शिष्य मान लिया, और वो कहते हैं कि मैं गोरखनाथ का शिष्य हूँ। ठीक है, एक साथी चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। ये भक्तों में पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कौन, आपके चौरंगीनाथ जो है साथियों आपके किसके शिष्य थे, गोरखनाथ के शिष्य थे। और एक भक्तों में जो है साथियों ये जहाँ भक्ति करने जाते हैं वहाँ आपके जो है साथियों किस नाम से, पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा के बारे में साथियों। तो चौरंगीनाथ के गुरु कौन है साथियों, गोरखनाथ। और गोरखनाथ के गुरु कौन है, आपके मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, ये आपके किसके गुरु है, गोरखनाथ के। ठीक है, और चौरंगीनाथ किसके गुरु है साथियों, आपके गोरखनाथ किसके गुरु है, चौरंगी नाथ के। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से याद रखना है, यहाँ आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है,
इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रमुख नाथों के उपनाम। नाथों के उपनाम क्या क्या रहने वाले हैं साथियों, अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल ये भी मोस्ट है कि मत्स्येंद्र नाथ के उपनाम क्या क्या है। मीननाथ है, मच्छिंद्र नाथ है, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है, अवलोकितेश्वर, ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, अवलोकितेश्वर, ठीक है। तो इनको चौथे बोधिसत्व अविलोकितेश्वर भी कहते हैं। जालंधर नाथ का जो है साथी उपनाम क्या है, बालनाथ भी इनको कहते हैं। और नागार्जुन का उपनाम क्या है साथियों, रसायनी है। चौरंगी नाथ का उपनाम क्या है साथियों, पूर्ण भगत भी इनको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं नाथ पंथ के संबंध में जो है साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुछ कथन है वो भी हम देख लेते हैं। इसने इसने किसने, नाथ पंथ ने, अगर यहाँ हम बात करें नाथ पंथ के संबंध में कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रदान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी, ठीक है। और ये कथन किसका, साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। एक कथन और है इनका कि इसके नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर का भाव है। इसी ने इस साहित्य को नीरस और लोक विदिष्ट और सहिष्णु बना दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल कथन साथियों वेरी मोस्ट है, बिल्कुल वेरी मोस्ट है, पहले पूछा गया कथन, आपको फिर से ध्यान रखना है कि इसकी नाथ पंथ की जो है सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इसका रूखापन है और ग्रस्त के प्रति अनादर का भाव है। इसी ने इस साहित्य को नीरस और लोक विदिष्ट निर्दिष्ट लोक निर्दिष्ट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लोक निर्दिष्ट है, और सहिष्णु बना दिया था, ठीक है। ये किसने कहा था, आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको कहने वाले हैं। साथियों आज की क्लास अपनी होती है यही खत्म। अगर किसी स्टूडेंट को हमारा टेलीग्राम चैनल चाहिए साथियों, तो टेलीग्राम चैनल के लिए आपको लिंक मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको वहाँ 4 लिंक्स का ऊपर ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर एक प्रकार की क्लास की इन्फॉर्मेशन वहाँ दी जाती है। और आप हमारी जो है साथियों वेबसाइट है प्रबोधक्लासेस.in के नाम से, ठीक है, वो भी आपको कहाँ, यूट्यूब के ऊपर, जहाँ आपको 4 जो है लिंक्स का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप जो है पी और सी, आपको ब्लैक और येलो कलर का लोगो दिखेगा, आप वहाँ से भी हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। और आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे जो है साथियों फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी रहती है साथियों यहीं तक, बाकी की क्लास को जो है हम कल कल की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। कल की क्लास का सुन लो, कल आपकी क्लास का जो है साथियों कौन सा, रासो साहित्य, कल से अपना शुरुआत होने वाला है, कौन सा, रासो साहित्य। आज यहाँ आपका जो है साथियों कौन सा, नाथ साहित्य समाप्त, कौन सा, नाथ साहित्य आपका यहाँ पे समाप्त हो चुका है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है तो फिर से कहना चाहती हूँ कि साथियों क्लास को शेयर करना ना भूले, वीडियो को जरूर लाइक करना जितना हो सके साथियों। एक बार तो कोई देखना चाहिए कि वाकई में यूट्यूब पे इतना डीप कोई पढ़ा रहा है, तो आपको इस प्रकार से शेयर करना है कि बिल्कुल क्लास को दुना दुन चलने देना, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय।